जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। सभी लोग सुबह की टेबलेट लेने के लिए रेडी हो? चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी सभी लोग जुड़ जाओ और एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो। ये देखिए आपकी ये तीन क्लासें आपकी लाइव चलती हैं। एक दोपहर में 2 बजे जिसमें एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूँ, रात में 8 बजे जिसमें अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ, और रात में 9 बजे आपकी रीजनिंग। ये 3 क्लासें आपकी टेबलेट 15-15 मिनट की रिकॉर्डेड क्लास होती है। ठीक है, आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलती है। पिछली क्लास में मैंने आपको 91 तक के क्वेश्चन करा दिए थे, आज 91 के आगे हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो ये रहा आपका 92 क्वेश्चन। पढ़िए भाई इस क्वेश्चन को। कह रहा हुआ छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको बिना पेन के करना है। अब आप मुझे सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे सभी भाई बहन कि भाई कोई संख्या यदि 18 का गुणज है तो भाई 18 किससे किससे मिलकर बना है? 9 से मिलकर बना है और 2 से, यानी कि 9 इंटू 2 से मिलकर के ही तो 18 बना होगा। यानी कि यदि कोई संख्या 18 से का गुणज है तो वो 9 से पक्का क्या कहते हैं, 9 से वो पक्का क्या कहते हैं उसका भाग चला जाएगा, और यदि क्या कहते हैं 2 से भी चला जाएगा। क्योंकि भाई देखिए जैसे मैं कहूं ये 45 है तो ये 45 भैया किसका गुणज है? तो आप कहेंगे सर जी ये 45 जो है 15 का गुणज है, क्योंकि 45 में 15 का भाग चला जाएगा। तो भाई ये जो 45 यदि 15 का गुणज है तो ये 15 किससे किससे मिलकर बना है? 3 और 5 से। तो यानी ये 15 का भाग, तो ये 15 जो 45 है वो 15 का गुणज है कि 3 इंटू 15, तभी तो 45 बना होगा। तो ये यदि 15 का गुणज है 45 है, अब 15 मिलकर बना है 3 और 5 से, तो इस 45 में 3 से ही भाग जाएगा और 5 से ही भाग जाएगा। तो वही सेम काम है कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सी संख्या 18 गुणज है। यदि कोई संख्या 18 का गुणज है तो वो 9 और 2 से मिलकर बनी होगी, और 9 और 2 से मिलकर बनी होगी तो उसका भाग 9 से भी जाएगा और उस संख्या का भाग 2 से भी जाएगा। आपको सबसे छोटी संख्या बताना है तो देखिए ये तो आपकी 9 की गुणज ही नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये भी आपकी 9 की गुणज नहीं है तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ये तो आपकी देखिए बहुत बड़ी संख्या हो गई, आपको तो छोटी बताना है तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ ये बचा सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट जो है 9 का गुणज भी है, ये 9 का गुणज भी है। ये देखिए यानी कि इसका 8 1 9, 9 से भाग चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है 9 के भाग का रूल क्या होता है, अंकों का सम जो है वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। ये 8 1 9 आया और 9 जो है 9 का भाग 9 में चला जाएगा, तो ये 9 का 9 से इसमें भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा। तो यानी कि यही आपका सी पार्ट आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बिना पेन के आप आंसर क्वेश्चन लगा देंगे। यदि आप किताब के मेथड जाएंगे या किसी और मेथड करेंगे आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के नहीं लगा पाएंगे। क्लियर इतनी बात? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें सीखना है बस। अब देखिए हम लोग यहां पर चले गए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में आ गए। तो देखिए परिमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं, सिर्फ इतना सा बस जान लीजिए। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको आप बटे में लिख पाओ, यानी कि P बटे Q के रूप में लिख पाओ। P बटे Q का मतलब ये हुआ कि आप 3/5, 4/5 इस रूप में जिन संख्याओं को आप लिख पाएंगे वो आपकी परिमेय संख्या होंगी। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना होता है, ये जो नीचे बटे में Q लिखा है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक दूसरी कंडीशन क्या होती है, P और Q जो है पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याओं चाहिए। पूर्णांक संख्याओं का मतलब है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। बस Q का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है P और Q के मान। बस यही आपकी परिमेय संख्या होती है, सिंपल सा तरीका। समझ गए? तो जिन जिन संख्याओं को आप P और Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, और Q का जो नीचे वाली संख्या वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और इनमें से कोई भी संख्या है सब आपकी परिमेय संख्या होंगी, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। इतनी बात क्लियर है सभी को? आ जाओ भाई अब क्वेश्चन करते हैं। तो कर रहा है देखिए, ये देखिए इनको तो सबको आप क्या कहते हैं P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जैसे आप इसका दशमलव हटाएंगे तो यहां पर जितने अंक हैं उतने आपके नीचे खूब सारे 0 लग जाएंगे। इनको भी आप सबको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पाई एक ऐसी संख्या है जो एक आपकी अपरिमेय संख्या है। ये पाई क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। तो भाई ये पाई आपकी परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? ये अपरिमेय होगी। यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया।
क्लियर इतनी बात सभी को? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ो, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है ये बताना है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है, वो परिमेय होना चाहिए। तो भाई परिमेय संख्याएं आपकी क्या होती है, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, यदि कोई भी संख्या रूट के अंदर है तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे मैं आपको बोलूं √3, √5, √7, कोई भी संख्या जो रूट के अंदर लिखी है, जैसे मैं बोल दूं √28, कोई भी संख्या जो रूट के अंदर लिखी है, यदि इसका रूट ना निकल पाए, अब देखिए जैसे √28 है और यहां पर मैंने लिख दिया √25, तो अब आप ये देखिए ये √25 है तो किसका वर्गमूल होता है, ये 25 जो है 5 का वर्गमूल होता है। तो भाई ये तो रूट तो नहीं लिखा ना, ये तो रूट से बाहर आ गई। ऐसी कोई भी संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकल पाए और वो रूट के अंदर ही बनी रहे, वो सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय होती हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर लिखी हूं और उनको रूट के अंदर से बाहर ना निकाला जा सके, वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर ये 25 देखिए, 25 को तो रूट से बाहर निकाला जा सकता है ना, कितना निकल आएगा 5, तो ये आपकी परिमेय संख्या है, ये आपकी अपरिमेय नहीं है। लेकिन 28 से तो आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते 28 को, क्यों? क्योंकि देखिए यदि 28 को आप लिखेंगे तो 4 × 7 लिखेंगे, 4 से 2 तो बाहर निकल आएगा लेकिन 7 बाहर नहीं निकलेगा। तो ये रूट वाली संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप देख लीजिए, देखिए ये जो इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं, तो जब हम लोग वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी जिनको वर्गमूल निकालने का तरीका पता होगा सिर्फ वही लोग कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपकी सीधे सीधे अपरिमेय संख्या है, तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता। अब आप यदि आपको वर्गमूल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको वर्गमूल इसके बाद पढ़ाऊंगा तो वहां पर सीख लीजिएगा। यदि किसी भी संख्या का आप वर्ग करेंगे ना तो उसके लास्ट में कभी भी 2 नहीं आ सकता है और उसके लास्ट में कभी भी 8 नहीं आ सकता। तो ये तो कभी भी रूट से बाहर निकलेंगी नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो कौन सा बच गया, सिर्फ बी पार्ट बच गया, यही बी पार्ट आपका आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात? आ जाओ भाई आगे चलते हैं। ये देखिए 0.125 को अपरिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई आपका ऐसे लिखा हो 1.25 ये बार लिखा है, जितनी संख्याओं में बार लगा होता है उतने आपको नीचे बटे में 9 लिख देना होता है। जितनी संख्याओं में बार लगा होता है उतने आपको नीचे 9 लिख देना होता है। तो यहां पर कितनी संख्याओं में बार लगा है, 3 संख्याओं में, हमने 3 9 नीचे लिख दिया। और ये जितनी संख्याओं में बार लगा होता है उसको आपको ऊपर ही लिख देना होता है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा 125/99, यही सी पार्ट आपका आंसर। क्लियर है इतनी बात? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। इसको तो आप आसानी से कर लोगे, 0.25 है और ये भाई जब आपने दशमलव हटाया, इस दशमलव को हटा दिया, तो भाई जैसे ही आपने दशमलव हटाया तो भाई ये दशमलव इधर कितने अंक बाद था, 3 अंक बाद। तो यहां पर आपने 1 लिखा, दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 2 3, तो यहां पर आपको सिर्फ 3 0 लगा देना है। यदि 4 अंक होते तो 4 0 लगा देते दशमलव हटाने में। क्लियर? अब इसको 25 से काट दीजिए, तो ये आपका आएगा 25 दूना 50, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 25 से कम 25, इसको 25 से काटिए, 25 चौको 100, तो ये 200/40 हो गया। इसको सही बटन में लिखिए, 40 का भाग पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए कि 200 ज्यादा ना जाए, 5 बार जाएगा, एक शेष फल बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे और ये बटे में 40, तो यही आपका 5 सही 1/40 आंसर आ जाएगा। कौन सा? बी पार्ट। क्लियर इतनी बात सभी को? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात करना है। इसको जब हम लोग दशमलव भिन्न पढ़ेंगे उसमें इसके और कुछ अलग से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको मैं करने का तरीका बता देता हूं। जब हम लोग दशमलव भिन्न पढ़ेंगे और इसके आसान तरीके, बेहतरीन तरीके सीखेंगे, ठीक है? तो देखिए इसको छोटी भिन्न चेक करने का तरीका ये है कि ये आपने पहला दो ऑप्शन कोई भी उठा लो, तो हमने ए उठा लिया और बी उठा लिया, ये आपका कौन सा है? बी ऑप्शन है, ठीक है? ये बी ऑप्शन है। क्या लिखा है? 11/13। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसका गुणा इसके साथ कराइए, इसका गुणा इसके साथ कराइए, तो ये क्या आएगा? 13 या 39 आएगा।
और ये 11 चौको 44 आएगा। ये आपका 39 आया, ये आपका 44 आया। 39 और 44 में बड़ा कौन सा है? 44। छोटा कौन सा है? 39 है। तो ये आपकी इन दोनों में छोटी भिन्न हो जाएगी। तो जो छोटी बताना है तो आपको छोटी वाली को यहां पर लिख लेना है और बी को आपको हटा देना है। इसके बाद सी पर आइए, तो ये आपने यहां पर 5/7 लिखा। फिर से आपको वही काम करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 3 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे 21 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे 20 आ जाएगा। तो ये 21 बड़ा हो गया, 20 छोटा हो गया। तो अब आपकी इन दोनों में छोटी भिन्न हो गई 5/7। अब आप इसके बाद ये 9/11 को चेक कर लीजिए। तो 9/11 लिखा, इसका मल्टीप्लाई फिर से इधर, इसका मल्टीप्लाई फिर से इधर। ये 11 × 5 = 55 आएगा, और 9 × 7 = 63 आएगा। ये 55 छोटा है, 63 बड़ा है। तो ये आपकी बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी आएगी? 5/7। यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको चेक करना है। मैंने आपको पेन से लिख के समझाया, यहां पर आपको पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप थोड़ी कैलकुलेशन को फास्ट करिए। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ो। 1 + 5 + √3 के हर का परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी आपसे इस तरह पूछे 1 अब प्लस क्या लिखा है? 5 + √3। सॉरी, जब भी इससे आपसे परिमेय संख्या पूछे ना, तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो नीचे वाली संख्या है इसको आपको ऐसे लिखा रहने देना है, और ये जो प्लस था ना इसको आपको माइनस कर देना है। चिन्ह बदल देना होता है। यदि प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। इसके बाद आप जो पहली संख्या लिखी है, यानी कि जो बड़ी संख्या लिखी है, तो बड़ी संख्या 5 है, इसका स्क्वायर, जो छोटी संख्या उसका स्क्वायर, और दोनों को आपस में घटा देना होता है। यही आपकी परिमेय संख्या के रूप में लिख जाएगा। तो अब देखिए, इसको हल कर लीजिए। तो 5 - √3, आइए 5 × 25, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 25 में 3 चला जाएगा तो आ जाएगा आपका 22। यही 5 - √3/22 यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? ये ए पार्ट। क्लियर इतनी बात सभी को? इतनी बात सभी क्लियर हो गई? आगे बढ़े, बताओ भाई, सभी क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई, आ जाओ भाई फिर अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ो। निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा? अब देखिए, आपको इसका अपरिमेय वर्गमूल बताना है। अब देखिए, जब भी आपके इस तरह क्वेश्चन होते ना, तो इसमें आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अब वर्गमूल मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ये आपका देखिए, ये तो आपको सबको पता होता है कि ये आपका किसका होता है? 125 का होता है। ये आपका जो है 115 का वर्ग होता है। ये आपका जो है 145 का वर्ग होता है। तो भाई, ये इसका आप क्या कहते हैं? इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो आपसे क्या पूछा है? किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा? तो भाई, इसका आप वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते, तो ये क्या होगा? ये अपरिमेय वर्गमूल होगा। सीधा सीधा आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। कह रहा इसका हर का परिमेयकरण करना है। अब ये मेरे दोस्तों, एक बात सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा है आपका? 1/2 + √3। यदि आप ये जो संख्या लिखी है इसका वर्ग, और ये जो संख्या लिखी है इसका वर्ग, यदि इन दोनों के वर्गों का अंतर 1 आ जाए, तो आपको चेक करते हैं। पहले 2 दूनी 4 आएगा, और 3 का √3 का वर्ग 3 आएगा। इन दोनों का अंतर आपका 1 आ गया। यदि इन दोनों का अंतर, वर्गों का अंतर 1 आ जाए, तो जो आपका परिमेय मान होता है उसको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले का चिन्ह बदल देना होता है। तो क्या हो जाएगा? ये 2 - 3। यही आपका कौन सा? बी पार्ट आंसर हो जाएगा। यदि मान लो ये 1 ना आता, यदि मान लो यहां पर कितना आ जाता? 5 आ जाता, तो आपको उसको बटे में 5 लिख देना होता, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्लियर है इतनी बात? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये भी देखिए आपका बिल्कुल सेम है। तो अभी देखिए इसको, ये 1 + 5 2√3 का परिमेय मान बताना है। तो आप पहले इन दोनों का इसका वर्ग करिए। तो 5 का वर्ग कितना आएगा? 25। और ये 2√3 का वर्ग करिए। तो 2√3 का वर्ग करने का मतलब हुआ कि आप 2 का वर्ग करिए और √3 का वर्ग करिए। दोनों का अलग अलग करिए, क्योंकि यहां कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब गुणे का चिन्ह है।
तो आप जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका कितना 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 3 12, तो ये आपका आ गया 12। 13 में से 25 में से 12 घटाएंगे तो आपका आएगा 13, तो इस बार इसको आपको बटे में लिख देना होगा 13, और ये जो नीचे लिखा था इसका आपको सिर्फ चिन्ह बदल देना होगा, यही आपका परिमेय मान होगा। यहां प्लस था तो माइनस कर दिया, और नीचे क्या लिखा, इन दोनों के वर्गों का अंतर। बस आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देखिए 13 कहां है लास्ट में, ये है आपका सी पार्ट आंसर हो गया। क्लियर इतनी बात सभी को, ठीक है। तो बस ये आपकी सुबह वाली टेबलेट खत्म हो गई, अब मिलेंगे आपको दोपहर वाली टेबलेट में। यदि आपको वीडियो पसंद आए और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा, आपको मैथ से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, मैं इस बात को आपको गारंटी दे सकता हूं। 31 जनवरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। ग्रुप डी में आओ चाहे एसएससी हो, आप 25 में से कम 23-24 क्वेश्चन सही करके आएंगे एग्जाम में। बस आपको मेरे साथ बने रहना है 1 से 1.5 महीने, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।